हेलो क्लास। बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं और इनका बेसिक मैकेनिज्म जो होता है वो होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करना। लेकिन आज हम इस मैकेनिज्म को थोड़ा डीपली समझेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके मिड एग्जाम्स में या किस तरीके से देखने को मिलेंगे। इसमें हम समझेंगे ड्रग्स जो है नर्व तक कैसे पहुंचती हैं, या फिर अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होती है, सोडियम चैनल का रोल क्या है, पेन इम्पल्सेस नॉर्मली कैसे ट्रैवल करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स पेन को कैसे रोकता है, और फाइनली इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स लास्ट में समझेंगे। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन क्या है। सबसे पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी समझते हैं। अगर हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ में आ गई, ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक्स का जो मैकेनिज्म है बहुत इजी लगने लगेगा। इस वजह से हमें समझना होगा कि नॉर्मली होता क्या है। देखिए, मान लीजिए किसी नीडल से फिंगर कट गई या फिंगर में कोई नीडल चुभ गई, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, स्किन के अंदर जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, नोसिसेप्टर्स, ठीक है। ये जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सिग्नल इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब ये इम्पल्स नर्व के थ्रू ट्रैवल करता है, पेन रिसेप्टर थ्रू, पेरिफेरल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। जैसे ही सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है हमें पेन फील होता है। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होगी, ठीक है। तो अब सोचने की बात ये है कि नर्व इम्पल्स कैसे बनता है। देखो, नर्व बनने के लिए या नर्व इम्पल्सेस बनने के लिए ये सोडियम आयन ये सबसे इम्पॉर्टेंट आयन है, ठीक है। एक रेस्टिंग स्टेज मतलब कि नॉर्मल नर्व सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है और अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन मैंने आपको पहले ही बताया जिसका पोटेंशियल लगभग -70 MB होता है। तो इस स्टेज में सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, ये बंद रहते हैं। चलो, यही चीज़ें मैं आपको एक तरीके से बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसे क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई चैनल है हमारी फॉस्फोलिपिड, क्योंकि हमारी स्किन है ये, है ना। कंडक्शन हमारी नर्व से ही हो रहा है ना, हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो इस हमारी नर्व पे मान लो यहाँ पे कोई क्या हुआ, कोई पिन चुभी या फिर ऐसा कोई भी कांटा लगाया, जो भी लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले स्किन के अंदर जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, पेन रिसेप्टर्स बेसिकली होते हैं नोसिसेप्टर्स, ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। एक और शॉर्ट तरीके से आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे समझो। जैसे कि मैं एक यहाँ पे न्यूरॉन बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक न्यूरॉन मैंने बना दिया है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई हमें इंजरी हुई, ठीक है। अब इस इंजरी से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सीधे हमारी नर्व इम्पल्सेस के थ्रू यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे ब्रेन में, और ब्रेन को जब जैसे पता लगेगा तो ब्रेन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू वही इंफॉर्मेशन फीडबैक के थ्रू यहाँ पे वापस लगा कि हाँ वहाँ पे पेन करवाओ। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, हो कैसे रही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नर्व के थ्रू यहाँ से ट्रैवल करेंगे, पेन रिसेप्टर्स जो हैं, ठीक है। फिर पेरिफेरल नर्व, फिर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में, फिर ब्रेन में, ठीक है। और ब्रेन से फिर से क्या होगा, ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ हमारे साइट ऑफ इंजरी तक आ जाएंगे। तो जैसे ही सिग्नल ब्रेन तक पहुँचता है हमें पेन फील होता है, ठीक है। अब वही बात अभी जो मैंने आपको बताना शुरू किया कि आखिर नर्व इम्पल्सेस कैसे बनता है। देखो, नर्व इम्पल्स बनने के लिए सोडियम आयन सबसे इम्पॉर्टेंट है,
हम मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इम्पल्सेस आ रही हैं इन रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। इम्पल्सेस जब इस रिसेप्टर्स के थ्रू आएंगे, ठीक है, तो अभी मैंने बताया इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोडियम आयन है। अब पहले मैं आपको सोडियम आयन की फिजियोलॉजी समझाता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये सारा कुछ मैं रेज कर दूँ क्योंकि चलो ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही वो इम्पल्सेस आते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे सोडियम आयन गेटेड चैनल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जहाँ पे, अब ये जो सेल के अंदर, मान लेते हैं ये जो हिस्सा है मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये सेल के बाहर का हिस्सा है, ठीक है, जो पॉजिटिव है, और सेल के अंदर का हिस्सा है जो नेगेटिव है, एक तरीके से मान लेते हैं। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, अब रेस्टिंग यहाँ पे, अब इस चैनल के थ्रू जो हमारे सोडियम आयंस हैं इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। मगर अभी के लिए सोडियम आयन का मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन रुका हुआ है, हमें चोट नहीं लगी हुई है। और जब अंदर नहीं आ रहे हैं तो सबसे अंदर का माहौल माइनस में है, माइनस हम कह सकते हैं -70 मिली वोल्ट, ठीक है। तो इस स्टेज में हमारा जो चैनल है ये क्या होता है, ये क्लोज होता है, ये बंद रहता है, हमारा चैनल हमारा इस स्टेज में बंद रहता है, ठीक है। जैसे ही पेन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, वैसे तुरंत ये हमारा सोडियम गेट जो है ये खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, सोडियम बाहर से क्या होता है, ये अंदर आना शुरू कर देते हैं। अब आपको पता है अंदर का जो माहौल था ये कैसा था, नेगेटिव था, माइनस था, मतलब शांत था, ठीक है। बट क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव आयंस अंदर आना शुरू हो रहे हैं, अब अंदर के माहौल में एक्साइटेशन आएगा, ठीक है। सोडियम बाहर से अंदर एंटर करता है, इस प्रोसेस को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। अब ये डीपोलराइजेशन ही क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को बनाना शुरू करता है, ठीक है। क्या करेगा, यहीं से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनेंगे, फिर ये इम्पल्स क्या करेंगे, पूरी नर्व में ट्रैवल करता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाता है, इसीलिए पेशेंट को पेन फील होता है, ठीक है। यही मैं आपसे बता रहा था। अभी हम अगर बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स की, ठीक है, ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। कह रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक एक्ट बाय रिवर्सिबली ब्लॉकिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसीलिए मैंने आपको पहले नर्व इम्पल्स समझाया क्या होता है along peripheral nerve। तो दे प्राइमरली एक्ट ऑन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, अभी हम आगे बात करेंगे, खैर चलो पहले मैं इसको समझा ही दे रहा हूँ पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी आपने देखा कैसे नॉर्मली सोडियम आयन चैनल्स के थ्रू नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं जब हमारे पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या करेंगी, एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सोचो कि एक स्टेडियम है, ठीक है, सोचो कि एक स्टेडियम है और स्टेडियम के बाहर बहुत सारे लोग हैं जो स्टेडियम के बाहर हैं, ठीक है। बाहर वो जो लोग हैं उनको आप एग्जांपल में ले लो सोडियम आयंस, ठीक है, बाहर खड़े हुए हैं। अब अंदर मैच शुरू होने वाली है, स्टेडियम के अंदर वो मैच शुरू होने वाली है। गेट ओपन होते ही सब लोग अंदर चले जाते हैं, यही सारी सोडियम चैनल्स हैं, जो गेट है यही सोडियम चैनल है, ठीक है। तो वो अंदर चले गए, सेम तरीके से क्या हुआ, हमारे अंदर जो होना है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में पहले मेम्ब्रेन थे तो बाहर सोडियम आयन थे, वो अंदर आ नहीं सकते थे। रेस्टिंग का मतलब जो थमे हुई चीज़ें, कहीं उनका मूवमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि गेट बंद है। अब जैसे गेट खुलता है वो सब अंदर आते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लो कि अंदर आए, एक्शन पोटेंशियल बदला, उन्होंने ब्रेन तक सिग्नल्स को पहुंचाया, ब्रेन को पेन हुआ, उसने सारी चीज़ें वहाँ पे बताई। अब अब आप क्या करोगे, अब डॉक्टर क्या करता है या फिर आप क्या करोगे, आपने उसको लोकल एनेस्थेटिक दिया, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक दिया मतलब कि ड्रग जाकर क्या करेगी, स्टेडियम का गेट ही लॉक कर देगी, ठीक है, ठीक है। स्टेडियम का गेट लॉक हो जाएगा तो क्या सोडियम अंदर आएगा, नहीं आ पाएगा। अब सोडियम अंदर ही नहीं आ पाएगा, अगर सोडियम अंदर नहीं गया तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनेगी नहीं। अब जब इम्पल्स ही नहीं बनेगा तो पेन सिग्नल्स ब्रेन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। तो ओवरऑल हम इस चैनल को क्या कर देंगे, वापस से
ड्रग्स के थ्रू बंद कर देने से सोडियम आयन ये रेस्टिंग स्टेट में चले जाएंगे और क्या होगा, अंदर की इम्पल्सेस जनरेट नहीं होंगी और पेन फील नहीं होगा। तो हम पेरिफेरल मैकेनिज्म पे पेन के कंडक्शन को कम करने के लिए थ्रू द सिग्नल्स एक ये तरीका अपनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की बात नहीं की, मैंने कोई भी बात नहीं की, बस हमने पेन सिग्नल्स की बात की जो आगे जाके हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस फिनोमेना को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग इंजेक्शन दिया कैसे जाएगा। ठीक है, चलो हम सबसे पहले इसको ये सब इरेज करते हैं। यहाँ तक शायद होपफुली आप समझ गए हो। ठीक है, कोई भी नहीं, वरना हम और अलग तरीके समझ लेंगे। ठीक है, ओके, अभी शुरू करते हैं अपने बोर्ड से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग लोकल एनेस्थेटिक टिश्यू के पास जब इंजेक्ट किया जाएगा। सपोज दैट कि यहाँ पे क्या लगी है, हमें कोई चोट लगी है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई चोट लगी है। ठीक है, और यहाँ पे इंजेक्शन वो लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इंजेक्शन को फिलअप किया गया है और उस पेशेंट के लिए। ठीक है, तो क्या किया आपने, एनेस्थेटिक ड्रग को टिश्यू के पास इंजेक्ट किया। कहाँ पे, टिश्यूज़ के पास में। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे जैसे कि लिडोकेन इंजेक्शन, है ना, आपने बिफोर टूथ एक्सट्रैक्शन से पहले लिडोकेन इंजेक्शन दिया जिससे टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज़ होने लग जाता है। ठीक है, अब देखो ड्रग हमारी एग्जिस्ट करती है दो फॉर्म में। ड्रग हमारी किस फॉर्म में, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। अब ये दो फॉर्म्स कौन कौन सी होंगी। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, एक वीक बेस होता है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा है बॉडी में ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। पहला है अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि ये कैसी होती है, ये होती है लिपिड सॉल्यूबल। ठीक है, कैसी होती है ये, लिपिड सॉल्यूबल। दूसरी चीज़, ये नर्व मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सकती है। ठीक है, और इसको हम एक एंट्री फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनआयोनाइज्ड ये एंट्री के लिए समझ लो, ऐसे किसके लिए हम बोलते हैं, एंट्री फॉर्म। ठीक है, तो अनआयोनाइज्ड को हम एज अ एक शॉर्ट नेम देते हैं बी। इसको हम शॉर्ट नेम क्या देंगे, बी। ठीक है, और जो दूसरी फॉर्म होती है वो होती है आयोनाइज्ड। ठीक है, दूसरी फॉर्म कौन सी होगी, आयोनाइज्ड। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेकंड, ये है आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, हम इसको शॉर्ट नेम दे रहे हैं बी एच प्लस। ध्यान समझो, उसको हमने बोल दिया बी, ये हो गई बी एच। ठीक है, पहले लिपिड सॉल्यूबल थी और ये कैसे सॉल्यूबल है, ये उल्टा है उसके, ये वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है, ये वाटर सॉल्यूबल है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन सोडियम चैनल को ब्लॉक इसी फॉर्म में करेगी। ठीक है, मेन काम यही करेगी, सोडियम चैनल को जो ब्लॉक करना है। ठीक है, ये जो सोडियम चैनल को जो ब्लॉक करने का काम है वो यही करेगी। इसको हम एक्टिव ब्लॉकिंग फॉर्म करेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, एक्टिव ब्लॉकिंग फॉर्म। ठीक है, तो आपने इतना समझा कि हमने दो फॉर्म देखी, एक हमारे पास क्या थी, अनआयोनाइज्ड, एक हमारे पास है आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड फॉर्म लिपिड सॉल्युबल है, मतलब अंदर जाने के लिए उसको लिपिड सॉल्युबल बनना पड़ेगा, ये नर्व मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, होता क्या है कि मान लो कि आपको किसी पार्टी में एंटर करना है। ठीक है, या फिर आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहां आपको जाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, और आप क्या करो कि आप
वहीं कि किसी ऐसे इंसान का एक गेटअप ले लो, या फिर थोड़ा सा अपना फेस चेंज कर लो, या फिर आप किसी का मास्क लगा लो ताकि लोग आपको पहचान ना पाएँ, ठीक है? और आप अंदर चले जाओ, सेम थिंग। वो जो पहले वाला फॉर्म होता है अनआयोनाइज्ड, आपने वो मास्क लगाया सिर्फ अंदर जाने के लिए, ठीक है? आप अंदर जाके वापस अपना मास्क उतार के फिर से आयोनाइज्ड हो जाते हो। इस चीज़ को समझो बस, ठीक है? तभी अपना काम कर पाओगे, ठीक है? अब समझो यहाँ पे, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा कि इंजेक्शन के बाद सबसे पहले जो अनआयोनाइज्ड, ठीक है, जैसे कि उस सेल में इंजेक्शन दिया गया, ठीक है? अब क्या होगा वो, एक तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलो यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। चलो नहीं उठा रहा। ठीक है, ओके। सबसे पहले समझते हैं, मैं एक यहाँ पे फॉस्फोलिपिड रेडी कर रहा हूँ, मेम्ब्रेन। कहने का मतलब क्योंकि मेम्ब्रेन से ये चीज़ें क्रॉस हो रही है ना, तो मैं एक मेम्ब्रेन बनाऊंगा यहाँ पे। और इस मेम्ब्रेन में मैं एक चैनल बना दे रहा हूँ, ठीक है? और वापस से वो चीज़ें, ठीक है, ऐसे से मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब ये ध्यान समझो, ठीक है? होगा क्या यहाँ पे, जैसे ही हमने इंजेक्शन दिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कवर अप कर दे रहा हूँ ताकि देखने में सही लगे, ओके, ठीक है? तो अब जैसे ही हमारी यहाँ पे ड्रग आई, ठीक है, हमारी ड्रग आई, मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें कलरफुल तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारी ये ड्रग यहाँ पे आई, ये ड्रग, इसको अंदर जाना है इस मेम्ब्रेन के। अभी मैंने बताया, आपने पहले भी पढ़ा है, ड्रग्स विच आर मोर लिपिड लिपोफिलिक इन नेचर, ये तभी उतनी आसानी से मेम्ब्रेन के आर पार जा पाएंगे क्योंकि मेम्ब्रेन भी लिपिड के बनी होती है। तो अनआयोनाइज्ड ड्रग नर्व में एंटर करेगी इंजेक्शन के बाद सबसे पहले। अनआयोनाइज्ड, उसका नाम मैंने क्या रखा था अभी, बी, ठीक है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म नर्व मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, ठीक है? क्योंकि नर्व मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है और सिर्फ लिपिड ही ड्रग में, लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही अंदर जा सकती है, ठीक है? अब आप यहाँ पे ये समझो कि ये जो ड्रग है, ठीक है, ये अंदर आ गई, ठीक है? ये हमारी अनआयोनाइज्ड ड्रग अंदर आ गई, ठीक है? अब क्या होगा, ड्रग रीआयोनाइज्ड होगी। जैसे ही ड्रग नर्व के अंदर पहुंच जाती है, ठीक है, सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से, अंदर के इन्वायरमेंट की वजह से अनआयोनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं, दोबारा आयोनाइज हो जाएगी, मतलब कि ये कन्वर्ट हो जाएगी फिर से आयोनाइज। आयोनाइज का नाम मैंने यही रखा था ना अभी, बी एच प्लस, ये बन जाएगी। तो ये क्या थी, ये थी इनएक्टिव, ठीक है? और ये कैसी हो गई, ये हो गई एक्टिव, ठीक है? अब क्या होगा, अब आप ये देखो, ये मैंने सोडियम चैनल बनाया हुआ है, इस सोडियम चैनल पे यहाँ पे एक गेट लगा होता है, ठीक है? यहाँ पे गेट होता है, इस गेट को बोलते हैं हम हॉल्ट गेट। इस गेट को हम बोलते हैं हॉल्ट गेट, ठीक है? और ये जो आप पॉइंट दिख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर। ये क्या हो गया, ये है लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर है। जैसे ही हमारा ड्रग, ये हमारा आयोनाइज फॉर्म बनता है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसी लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर से ब्लॉक करेगा, ठीक है? मतलब कि अब आयोनाइज ड्रग सोडियम चैनल के अंदर वाले माउथ गेट, देखो ये एक यहाँ पे माउथ गेट होता है, इनर गेट, ठीक है, इसको हम माउथ गेट बोलते हैं, और ये हॉट गेट, ठीक है? माउथ गेट से क्या करेगा, ये बाइंड करेगा, ठीक है? अब इससे क्या होगा, ये चैनल को लॉक कर देगा, चैनल जो है धीरे धीरे ये बंद होना शुरू हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, सोडियम आयंस अब सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। यही जो यहाँ पे बाहर सोडियम आयन थे ना खूब सारे,
ये जो अंदर आ रहे थे अब ये नहीं आ पाएंगे, ये रेस्टिंग स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, अब ये अंदर नहीं आ पाएंगे, मीन्स कि कोई डीपोलराइजेशन नहीं होगा क्योंकि सोडियम अंदर नहीं आया, डीपोलराइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब कोई एक्शन पोटेंशियल भी यहाँ पे जनरेट नहीं होगा क्योंकि डीपोलराइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, जब अंदर सोडियम आयन का आना नहीं हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, तो कंडक्शन नहीं रहेगा। अब जब पोटेंशियल नहीं बना तो नर्व इम्पल्स कंडक्ट ही नहीं हुआ, है ना। तो इस वजह से पेन जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया और पेशेंट को पेन फील नहीं हुआ। ठीक है, दैट्स इट। तो यही एक हमारा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम समझते हैं कैसे सोडियम आयंस को या इनके मूवमेंट को हमने रोका। ठीक है, और अपना एक्शन प्रोसीड करवाया। किस तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को समझा कि कैसे कैसे हमारी अनआयोनाइज्ड ड्रग्स सेल के अंदर आती हैं, मेम्ब्रेन क्रॉस करती हैं, वो वापस से आयोनाइज्ड हो जाती हैं। ठीक है, फिर वो हमारे रिसेप्टर से बाइंड करती हैं, हार्ट गेट और माउथ गेट को बंद करती हैं, चैनल धीरे धीरे बंद हो जाता है, सोडियम आयन अंदर नहीं आ पाते हैं, डीपोलराइजेशन रुक जाता है, कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है, नर्व कंडक्शन स्लो हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, नर्व कंडक्शन स्लो हो जाने की वजह से यहाँ पे हमारे जो भी इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुँचेंगे और ओवरऑल जो पेन का परसेप्शन है, ठीक है, ये भी कम हो जाएगा। तो कंप्लीट फ्लो चार्ट में अगर आप समझो तो इंजेक्शन दिया, अनआयोनाइज्ड ड्रग्स crosses lipid nerve membrane, converted into ionized form, binds to inner mouth of voltage gated sodium ion channel, sodium channel block, no sodium entry, no depolarization, no action potential, no nerve conduction and no pain sensation। ठीक है, तो एक चीज़ सोचने वाली बात और है कि क्यों, मीन्स वाई इन्फ्लाम्ड टिश्यू में इन्फ्लामेशन यहाँ पे पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग चीज़ें होती हैं, लोकल एनेस्थेटिक कम काम क्यों करती है। ठीक है, देखो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, टिश्यू एसिडिक हो जाती है। क्या होती है, टिश्यू एसिडिक हो जाती है। अभी मैंने बताया कि हमारे लोकल एनेस्थेटिक क्या है, वीक बेसिस है। एसिडिक पीएच में ड्रग का ज़्यादा हिस्सा आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आयोनाइज्ड फॉर्म मेम्ब्रेन क्रॉस ही नहीं कर सकती, रिजल्टेंट क्या होगा, ड्रग नर्व के अंदर कम पहुंचेगी, इसीलिए एनेस्थीसिया वीक या थोड़ा सा लेट या डिले हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे जो चीज़ें अगर आप यहाँ से पढ़ के समझो, ठीक है, तो ये वही सब है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, कैसे यहाँ पे किस में क्या होगा। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ तक तो हमने सारी चीज़ें पढ़ लिया। रिजल्टेंट लॉस ऑफ सेंसेशन, resultant loss of sensation at the site of administration, especially pain। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक कह रहे हैं एक्ट प्रेफरेंशियली ब्लॉक स्मॉल अनमाइलिनेटेड कार्बन फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, फॉलोड बाय, देखो सबसे पहले टेम्परेचर लॉस होगा, फिर टच, फिर प्रेशर फाइबर्स। ठीक है, और फाइनली मोटर फाइबर एट अ हायर डोजेस। ठीक है, और ये चीज़ें क्या करती हैं, ये रिवर्सिबली, ठीक है, ये रिवर्सिबल तरीके से जो है अपना यहाँ पे एक्शन देती हैं। एंड नॉर्मल नर्व रिवर्सिबल मतलब जैसे ड्रग का एक्शन खत्म होगा वो, ठीक है, वो फिर से अपने सेंसेशंस को वापस, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चीज़ें गायब, अब उस पार्ट पे हमेशा भी हमें कभी भी टेम्परेचर, टच, प्रेशर फील नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये उस वक्त के लिए जितनी देर ड्रग का असर रहता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वही आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था, ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। आप एक बार इस पर फोकस कीजिए कि जो हमारा मैकेनिज़्म है ये कैसे हो रहा है। आपको अनआयोनाइज्ड ड्रग भी दिखेगी, अंदर आ गई बाइलेयर फॉस्फोलिपिड के, फिर वो आयोनाइज्ड हुई, फिर वो रिसेप्टर बाइंड करके क्या करेगा, चैनल को बंद करेगा। ठीक है, और ड्रग हमारे अंदर नहीं आ पाएगी, कोई एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट नहीं होगा। ठीक है, तो लिडोकेन, रोपिवाकेन, यही सारी हमारी ड्रग्स जो हैं ये एक्शन यहाँ पे देंगी। देखो सारी चीज़ें हमने जान लिया। ठीक है,
अभी थोड़ा सा हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, जो इसमें तो नहीं लिखा हुआ है बट फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, लोकल एनेस्थेटिक्स इंजेक्शन साइट से ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है इंजेक्शन साइट कैसी है, ब्लड फ्लो पे, ड्रग के टाइप पे, एंड वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर यूज पे। तो हाईली वास्कुलर टिश्यूज होगा, फैट एब्जॉर्प्शन है, शॉर्ट ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ब्लड में आने के बाद ड्रग डिफरेंट टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबसे पहले ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, ठीक है। और सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होने पर सीएनएस और कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ा देती है। और मेटाबॉलिज्म मतलब कि ये ड्रग की क्लास पर डिपेंड करता है। अगर ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स में सेप्रोकेन है या फिर क्लोरोप्रोकेन है, टेट्राकेन है, ये प्लाज्मा स्यूडोकोलिनेस्टेरेस जो एंजाइम है इससे रैपिडली मेटाबोलाइज होती हैं, तो इसलिए इनका ड्यूरेशन रिलेटिवली थोड़ा और शॉर्ट होता है। अगर वो ईस्टर के बजाय अमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स जैसे लिडोकेन हो गया या फिर बुपीवाकेन हो गया, रोपीवाकेन हो गया या फिर पाइलोकेन हो गया, तो ये मेनली लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं, इसलिए लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स में इनका इफेक्ट थोड़ा लंबा चल सकता है। उसके अलावा हम अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म के बाद मेटाबोलाइट्स मेनली किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट करते हैं, दैट्स व्हाई रीनल इम्पेयरमेंट में एलिमिनेशन और स्लो हो सकती है, ठीक है। तो कई बार होता है कि लिडोकेन के साथ में एड्रीनलिन, ऐसा क्यों करते हैं, साथ में क्यों देते हैं? क्योंकि ड्रग बहुत जल्दी वॉश आउट नहीं होती है, इफ़ेक्ट हमें लॉन्गर ड्यूरेशन तक देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग कम होगी और जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है इसका रिस्क भी कम हो जाता है। तो एक्सेप्शन की बात करें तो एड्रीनलिन को फिंगर्स, टोज, नोज और पेनिस जैसे एंड आर्टरी एरियाज में ही जनरली अवॉइड किया जाता है, क्योंकि एक्सेसिव वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से इस्कीमिया का रिस्क हो सकता है, ठीक है। दैट्स इट। अभी जो हमारा नेक्स्ट आएगा हम बात करेंगे इसमें यूजेस क्या है एनेस्थेटिक्स का, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स या डेंटल प्रोसीजर या ओवरऑल जो भी प्रोसीजर्स हैं, स्पायरल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में कैसे, ठीक है, टॉपिकल एनेस्थीसिया में कैसे, एंटी एरिथमिक ड्रग्स के साथ कैसे, फिर साइड इफ़ेक्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या होंगे और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगे, ठीक है। अभी हम इनको बात कर ले रहे हैं इनके बारे में। खैर, तो फर्स्टली हम बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में। देखिए, कह रहे हैं कि लोकल एनेस्थेटिक को बहुत वाइडली यूज़ करते हैं ताकि वो लोकलाइज लॉस ऑफ सेंसेशन विदाउट अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस अपना एक्शन दे। तो लोकल एनेस्थेटिक का यूज़ हम उन सिचुएशंस में करते हैं जहाँ सिर्फ बॉडी के एक स्पेसिफिक एरिया को टेम्परली नम मीन्स सेंसलेस करना हो और पेशेंट को कॉन्शियसनेस बनाए रखने की ज़रूरत, सॉरी, अनकॉन्शियस बनाए रखने की ज़रूरत ना हो, मीन्स उसे बेहोश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फर्स्टली माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, जैसे सुचरिंग करना है, स्किन बायोप्सी, कोई एब्सेस को ड्रेन करना है, लाइपोमा को रिमूव करना है, कोई मूल, मूल का मतलब जो मस्से होते हैं इनको रिमूव करना है, नेवस को, या स्मॉल सेल सिस्ट को रिमूव करना है, नील सर्जरी है, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। कैसे करोगे? ड्रग को सर्जरी साइट के पास इंजेक्ट करेंगे और लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया देंगे, सिर्फ वही एरिया नम होगा, पेशेंट अवेक रहेगा, प्रोसीजर पेन फ्री हो जाता है, ठीक है। डेंटल प्रोसीजर्स में टूथ एक्सट्रैक्शन, आरसीटी में डेंटल फिलिंग, गम सर्जरी, तो गम के पास लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करते हैं, लिडोकेन प्लस एड्रीनलिन। ऐसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया बेसिकली रीजनल एनेस्थीसिया का टाइप है। लोकल एनेस्थेटिक को सब अराकोनॉइड स्पेस जो सीएसएफ में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। बुपिवाकेन, लिडोकेन कब यूज़ करोगे? सिजारियन सेक्शन, लोअर लिम्ब सर्जरी, हार्निया सर्जरी, लॉजिकल सर्जरी, बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ये भी रीजनल एनेस्थीसिया का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ड्रग को एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्ट करते हैं, कैथेटर भी लगाया जा सकता है लेकिन ताकि ड्रग को कंटिन्यूसली दिया जा सके, बुपिवाकेन या रोपिवाकेन वगैरह। बाकी टॉपिकल एनेस्थीसिया, सरफेस जेल आती है, लिडोकेन स्प्रे आता है, बेंजोकेन, टेट्राकेन आई ड्रॉप्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें।
पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, ठीक है। इस तरीके से भी एंटी एरिथमिक ड्रग्स के रूप में, ठीक है, लिडोकेन, इसको हम इमरजेंसी ड्रग्स में पढ़ेंगे, लिडोकेन, लिग्नोकेन। या हार्ट में भी सोडियम चैनल्स होते हैं, तो लिडोकेन सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। वेल, ओवरऑल इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? लोकल साइड इफ़ेक्ट्स में इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है, स्वेलिंग, हेमाटोमा, इन्फेक्शन बहुत रेयर होता है, टेम्पररी नंबनेस शायद थोड़ा ज़्यादा देर तक रहे, या नर्व इंजरी हो जाए, सीएनएस में डिजीनेस, टिनिटस, मेटालिक टेस्ट, ब्लड विजन, ट्रेमोर, सीजर, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बहुत सीवियर टॉक्सिसिटी से। हार्ट की बात करें तो हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, अरिथमिया, कार्डियक डिप्रेशन, ये चीज़ें। एलर्जिक रिएक्शंस ज़्यादातर ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स में ही एलर्जी इनका रिस्क होता है, ठीक है। तो स्किन रैश, ओटिकारिया, इचिंग, ब्रोंकोस्पाज्म, ये सारी चीज़ें। तो प्रिकॉशंस क्या है इनके लिए कि एलर्जी हिस्ट्री ले लो, पहले से है तो मत दो, करेक्ट डोज यूज़ करो, इंजेक्शन देने से पहले सिरिंज को हल्का सा पुल मीन एस्पायरेट करते हैं, अगर ब्लड आ जाए तो मतलब नीडल ब्लड वेसल में है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। और एड्रीनलिन का थोड़ा जुडिशियस यूज़ करें, ठीक है, ड्यूरेशन बढ़ाता है और ब्लीडिंग कम करता है, तो लेकिन एंड आर्टरी एरियाज मैंने बताया, फिंगर, टोज, नोज एरियाज और पेनिस वगैरह में जनरली इसको अवॉइड करते हैं। एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करो लिवर डिजीज़ में, थोड़ा और सावधानियाँ दो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, अभी दैट्स इट प्रिकॉशंस। और ओवरऑल कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हमने इसी के साथ, समझ लो कि फीवर लिवर डिजीज़ में हम आई ड्रग्स में नहीं देंगे, कार्डियक कंडक्शन डिसऑर्डर्स वगैरह में, ब्रीडिंग डिसऑर्डर्स में, पेशेंट जो एंटीकोगुलेंट थेरेपीज़ ले रहे हैं, ठीक है, अगर उनको शॉक है, सीवियर इन्फेक्शन पहले से है, सीवियर हाइपोटेंशन है, तो इन चीज़ों में हम अवॉइड करेंगे। सो ये रहा ओवरऑल हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका फार्माकोकाइनेटिक्स, शॉर्ट यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ें ओवरऑल मैंने आपको बता दिया विद कॉन्ट्राइंडिकेशंस। बाकी की चीज़ें जो भी नया चैप्टर रहेगा वो आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।